बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ऑनलाइन सेमिनार्स की इस सीरीज़ में खुशामदीद कहते हैं। इस ऑनलाइन सेमिनार की सीरीज़ का एहतमाम किया है हैंस ज़ाइडल फाउंडेशन ने, और इसका मकसद है कि इनका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें एक मॉडल CCI के हवाले से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्मों की ट्रेनिंग होती है, फिर वो परफॉर्म करते हैं सिमुलेशन में, मुख्तलिफ सूबों का मौक़िफ़ पेश करके इत्तफ़ाक़ राय कायम करते हैं। क्योंकि कोविड के दिनों में यूनिवर्सिटियां बंद थीं, तो सोचा गया कि क्यों ना ऑनलाइन सेमिनार्स के एक सिलसिले के ज़रिए ऐसा एकेडमिक नॉलेज तैयार किया जाए जो उनकी रहनुमाई कर सके। तो आज इस सिलसिले का हमारा ये तीसरा ऑनलाइन सेमिनार है, और इससे पहले कि मैं अपने मेज़बान को दावत दूं कि वो आपको खुशामदीद कहें, अपने देखने और सुनने वालों को बताता चलूं कि हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, जो कि सिंध असम्बली की रुकन भी रहीं, बाकायदा हल्का जीत कर वहाँ पहुँची, और आजकल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की चेयरपर्सन है। खुशामदीद सेनेटर ससी पलेजो साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद महमूद जाहिद साहब। आप साबका सेक्रेटरी हैं इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के मिनिस्ट्री के। आपका एक तारीखी हवाला, आपने मुख्तलिफ हैसियतों में सर्व किया, लेकिन जब 18वीं तरमीम पे अमल दरामद हुआ था तो आपने उसके इम्प्लीमेंटेशन कमीशन के सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी इंजाम दिए, और उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सेक्रेटरी के तौर पे भी काम किया, और जो आज काउंसिल के रूल्स हैं वो बनाने में अहमद महमूद जाहिद साहब की क़यादत शामिल थी। इस तारुफ के और हमें एहसन इकबाल साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्टेफन कोडेला, जो कि रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के लिए हैंस ज़ाइडल फाउंडेशन के। सो फ्लोर इज योर्स, Dr. Kodela. You can welcome the guests and briefly talk about the project. Thank you very much. Dear Senator Sassoui Palejo, dear Professor Ahsan Iqbal, dear Ahmad Mahmood Zahid, and of course Safaullah Khan, dear guests who are now watching us online, good afternoon and greetings to all on behalf of the Hans Seidel Foundation Pakistan. Now Safaullah, thank you again for your introduction in Urdu. Now my Urdu is not good enough to reply accordingly, but I can just add a few words in English. I have returned from Germany this very morning, and now I'm very happy to be here amongst such distinguished panelists. Now, today, through this platform, the Hans Seidel Foundation intends to support a discussion of the role and responsibilities of the Council of Common Interests, the CCI, after the 18th Amendment. Now, in my opinion, the CCI is a very fascinating constitutional body. In Germany, we don't have any CCI, but we have conferences to harmonize federal-provincial relations and to support democratic devolution. So today I'm very keen to learn more about Pakistan's CCI and Pakistan's constitution, and I hope that it will be an informative session for all of us. Now, thank you again for being here today, and I'm very much looking forward to the discussion ahead. Thank you very much, Dr. Stephen Kodela. हमारे सुनने और देखने वालों को जैसे मौजू के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, आज हम मुश्तरका मफादात काउंसिल, जिसे अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसका किरदार क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और 18वीं तरमीम के बाद उसमें क्या तब्दीली आई। जस्ट टू सेट द टोन, मैं इतना बताऊंगा कि ये 1973 के दस्तूर की तख्लीक इदारा है, और इसकी तख्लीक के पीछे
वो मुहर्रिकात शामिल थे जो पाकिस्तान के वफाकियत के हवाले से तारीख के नशे व फराज थे। मुझे आज भी याद है कि उस दौर के वज़ीर कानून जब इस काउंसिल का तारुफ करवा रहे थे तो उन्होंने इसका मकसद बयान किया था, टू हार्मोनाइज फेडरल प्रोविंशियल रिलेशनशिप्स। जब 18वीं तरमीम में इस किरदार को मज़ीद मुस्तहकम किया गया तो उस वक्त 18वीं तरमीम की कमेटी के चेयरपर्सन रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, टू इंश्योर पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म इन पाकिस्तान, और उसके अलावा स्कॉलरशिप में काउंसिल को हार्ट ऑफ पाकिस्तानी फेडरलिज्म कहा जाता है। हार्ट काम ना करे तो जिस्म के बाकी हिस्से भी मुतासिर होते हैं। इस काउंसिल की तारीख क्या है उसके बारे में हम चाहेंगे कि अगर सेनेटर साहिबा आपकी इजाज़त हो तो अहमद महमूद जाहिद साहब से थोड़ी सी इसकी तारीख सुनते हैं और फिर इसके किरदार के बारे में आते हैं। बिल्कुल। अहमद महमूद जाहिद साहब। थैंक यू जफर साहब। जैसे आपने कोट किया रज़ा रब्बानी साहब को कि उन्होंने भी इसको हार्ट कहा, ये बेसिकली एक आम कोई इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है जैसे एनएफसी है या जैसे एनईसी है। वहाँ पे सूबों और वफाक के दोनों के इंटरेस्ट शामिल होते हैं। एनएफसी में उन्होंने भी अपना शेयर लेना होता है और फेडरेशन का भी शेयर होता है, और इसी तरह एनईसी जो है वो कंसर्न होती है प्लान्स के बारे, डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। ये वो बॉडी है जो बेसिकली फेडरल सब्जेक्ट्स के बारे में उनकी पार्टिसिपेशन होती है सूबों की, और वो एडवाइस करते हैं और वो पॉलिसी बनती है। तो although it is not necessary कि मैं पूरे के पूरे आर्टिकल पढ़ने शुरू कर दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो आपने इसमें हम सबसे पहले अगर इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करें तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि इसकी कंपोजिशन जो है दैट इज एट द हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर एंड 3 फेडरल मिनिस्टर्स दे आर द मेंबर, और चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर हैं। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन या इसको करने के लिए, बनाने के लिए इतना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड है कि जस्ट विद इन 30 डेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस ये प्रेसिडेंट इस काउंसिल को अपॉइंट करेगा। और उसका ये डीपली स्ट्रेस किया गया बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रॉम 1973 ऑनवर्ड, इसकी मीटिंग्स कोई रेगुलर बेसिस पे हो सके, और दस्तूर के अंदर ही लिख दिया गया कि एटलीस्ट ये इट विल मीट once in 90 days। अब आते हैं इसके फंक्शन, इसने क्या करने होते हैं। फंक्शन जो है वो है द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट पॉलिसीज इन रिलेशंस टू द मैटर इन पार्ट 2 ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। और इसके साथ ही है एंड द काउंसिल शैल एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। अब जैसा कि हम ये चीजें देखते हैं तो जिस तरह लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, आई वेंट टू नंबर ऑफ सेमिनार्स, वहां पे कई लोग इस हद तक चले जाते हैं कि एज इफ दिस काउंसिल इज रिप्लेसमेंट ऑफ एनईसी, और यहीं पे सारा को डिसाइड होगा एंड इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द कैबिनेट, कि ये लॉ भी यही पास करेगी और ये भी सारा कुछ करेगी। तो मेरी इसके ऊपर सबमिशन है कि हमें इस इंटरप्रिटेशन को, जो 4 वर्ड्स हैं, फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड in relation to the matters in the federal list part 2 and exercise of supervision and control। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी होती है बेसिकली इट इज कंसिडरेशन ऑफ वेरियस ऑप्शंस। पॉलिसी तो होती है, हर डिपार्टमेंट या हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी पॉलिसी के तहत काम कर रहा होता है। व्हेन वी फील देयर इज अ नीड, या सूबे ये फील करते हैं कि देयर इज नीड फॉर द रिवीजन ऑफ दैट पॉलिसी, तो ये काउंसिल के पास इस तरह के सब्जेक्ट्स जाते हैं और वो वहाँ पे कोई पॉलिसी चेंजेस जो है वो सजेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर कोई लॉ भी है तो वो लॉ भी जो है वो सजेस्ट करते हैं किस तरह का लॉ बनाया जाए जिसमें ये चीज़ें कवर हों। जहाँ तक उसका है सुपरिटेंडेंस कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस किसी भी बॉडी की, जैसे जो है क्या नाम हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इनकी रेगुलर रिपोर्ट्स भी होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं या पीरियडिकल रिपोर्ट्स मंगवा के कौंसिल उनको देख सकती है कि ये क्या काम कर रहे हैं। इसी तरह उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में सजेस्ट करना कि ये इस तरह के बंदे वहाँ पे अपॉइंट किए जाए, तो ये एडवाइस काउंसिल देती है। अगर हम ये चीज़ दें कि ये रिप्लेसमेंट बन गई कैबिनेट की, कि जी ये कैबिनेट वाला काम भी करेगी, लॉ को भी पास करेगी, तो
I differ on that. चलिए आपके पास दोबारा आएंगे अहमद महमूद जाहिद साहब। ससी पलेजो साहिबा, आप हाउस ऑफ फेडरेशन में मौजूद हैं और वफाक के जो हैं कंसर्न्स उनका निगहबान इदारा वो भी है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आप पर्टिकुलरली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को कैसे देखती हैं? इसकी अहमियत आपकी नज़र में क्या है? बहुत शुक्रिया ज़फ़रुल्लाह खान साहब। मुझे खुशी हो रही है आज के इस वेबिनार में हिस्सा लेते हुए। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है काउंसिल की, और मेरे ख्याल में अभी तक अनफॉर्चुनेटली रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद सेनेट से सेक्रेटरीट प्रॉपर नहीं बन सका है। और यही आज़म सवाती साहब हम सब उसमें थे कि जब वो हमारी सीट्स पर थे, वो ट्रेजरी पर मुस्लिम लीग नून थी। पीपल्स पार्टी ने तो बहरहाल एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और मेरे ख्याल में एक बहुत ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल रियलाइजेशन जिसको कहे 18th अमेंडमेंट को, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था और बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल में कम्प्रिहेंसिव जिसको आप रिफॉर्म पैकेज कहें कॉन्स्टिट्यूशनल, वो था। और उस पर अगर हकीकतन रूस से अमल दरामद किया जाए तो फेडरेशन और ज़्यादा इसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि जो सेंट्रलाइज स्टेट उसकी तरफ से जो परमिशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो वो के हवाले से पावर्स जो है वो बहुत ही कम रही है, बाज़ औक़ात नहीं भी रही है। जब डिक्टेटरशिप का ज़माना आया है हमने देखा है, तो आइन जो है या तो मुकम्मल अबेंस में चले गए हैं या क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है उसमें क्या मामलात रहे हैं हाली जो हम माजी में देखें परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, पर अमेंडमेंट्स जो आई जनरल ज़िया के दौर में और मुशर्रफ के दौर में 17th अमेंडमेंट और अमेंडमेंट 8वीं तरमीम, मेरे ख्याल में इसके बाद 18वीं तरमीम जिसे आज लिटरेसी डे है, तो मैं एजुकेशन के हवाले से भी देख रही थी, तो 25A आपका कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि सारे बच्चों की तालीम जो है इस हद तक जो है वो मुफ्त में होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से अभी भी बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं। आपकी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 है जिसकी अभी बात भी की गई, उसमें रेलवे से लेकर पोर्ट से लेकर आपके माइंड से मिलने से सारी चीज़ें, जिसमें पॉलिसीज अनफॉर्चुनेटली अभी भी वन साइडेड बन रही है। अभी भी 158 आर्टिकल हो या 172(3) हो, उसकी इंटरप्रिटेशन में ही हमारी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट इतनी एम्बिग्यूटीज लेकर आती है, हालांकि इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है। Everything has been written in this constitution and it's very much part of this federal legislative list 2, और उसको council of common interest में लेकर लाया ही नहीं जाता, मीटिंग्स तक नहीं होती। I'm sorry but I have to say it, कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो एक बहुत बड़ा एक मार्का किया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर एक ये रिफॉर्म पैकेज आया। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो जाहिर बात है फेजेस में होनी थी, और उसमें ये नहीं कह सकते कि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी और उस इनहेंस करने की हर सूबे में ज़रूरत है, लेकिन जब विल और दिल होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। फिर हमने देखा कि अभी भी, क्योंकि मैं अभी भी 18th अमेंडमेंट की जो पोस्ट डेवोल्यूशन कमेटी है उसकी मेंबर हूँ, जो दोनों ऐवानों में एक ही है। और मुझे याद है जो पिछले 3 साल मेरे गुजरे, जो नेशनल पार्टी के पास हासिल मिर्जा जो साहब हमारे चेयरमैन थे, और फिर मीर कबीर साहब हुए जब वो फेडरल मिनिस्टर हो गए पोर्ट में, हम हर सूबे में गए और मुझे दुख हो रहा था कि हम 172(3) को लेकर 158 गैस की और इससे रॉयल्टीज की बात करते थे, हालांकि सूबा जमीन से वो चीज निकल रही है 60% 70%, उस सूबों की जरूरत भी हम पूरी नहीं कर रहे। और जहां जाते थे, इवन पंजाब में भी गए, पंजाब ने भी दिल खोल कर कहा कॉन्स्टिट्यूशन के रूप पर अमल होना चाहिए। तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उस हवाले से जो आपका ये आइन कहता है, इस हवाले से तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वो मीटिंग्स भी जब नहीं होती तो फिर ये हवा में क्या डिसीजंस होते। आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात आई तो मैं कहूंगी, जिसमें मेरा बिल भी था, तो उसमें सूबों की तो नुमाइंदगी भी नहीं है। जब नहीं है तो जो क्लैश होता है या जो कंट्राडिक्शंस आती है या पॉलिसी मेकिंग के हवाले से जो है क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, तो ये चीजें वो डिस्कस होनी चाहिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। लेकिन हम यहाँ क्या देखते हैं कि 90 दिन 120 दिन 100 दिन गुजर जाते हैं और उसमें नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के जी आपने बहुत अहम नुकात उठाए। यहाँ हम गुफ्तगू को दोबारा अहमद महमूद जाहिद साहब की तरफ ले जाते हैं। अहमद महमूद जाहिद साहब, आपकी जो इंटरप्रिटेशन है
اگر اس کو جگسٹا پوز کریں جو حفیظ پیرزادہ صاحب جس وقت یہ آرٹیکل 1973 کے دستور کے وقت ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو اس وقت اس آرٹیکل جو آج 153 ہے وہ 141 تھا اور یہ پارلیمنٹ کی کاروائی میں موجود ہے. وہ اس میں فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم کے 2 دفتر ہوں گے, ایک پرائم منسٹر کے طور پہ اور ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے چیئرمین کے طور پہ. اور انہوں نے بلکہ جو بہت ساری چیزیں جو ابھی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 میں ہیں, کہا گیا کہ جوں صوبوں کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی یہ صوبوں کو منتقل ہوتے جائیں گے, جس میں ریلوے کا بھی ذکر تھا. یہ پوری تکلیف اسمبلی کی کاروائی میں موجود ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی اہمیت والا ادارہ 1970 میں بن گیا, 1977 تک اس کی صرف 3-4 اجلاس ہوئے اور اس میں کوئی اہم فیصلہ نہیں ہوا. تو ہمیں بتائیے کہ کونسل کی کارکردگی کو آپ کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ظفر صاحب. اس میں جو آپ نے کہا کہ جی ظفر انہوں نے پیرزادہ صاحب نے یہ کہا, یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہوں گی, لیکن اسی گورنمنٹ نے, میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, اسی گورنمنٹ میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اسی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کال کی جاتی. اور آپ نے صرف کہا کہ 5-6 سال میں کچھ نہیں ہوا, 73 سے لے کے 91 تک اتنے سالوں میں کونسل کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. کانسٹیٹیوٹ ہوتی رہی. ظاہر ہے اوپر جیسے سینیٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو ان کے لیے تو بس یونٹی آف کمانڈ بھی ہے اور سارا کچھ ہے, وہ جو لفظ اوپر سے آ جاتا ہے وہ نیچے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ میٹنگز 91 تک نہیں ہوئی ہیں. پھر 91 میں جب جا کے میٹنگ ہوئی تو جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل ڈارمنٹ رہی اور جس کو سارا ری اسٹرینتھن کیا گیا, ریجوونیٹ کیا گیا, اسی کونسل کی میٹنگ میں واٹر ریکارڈ اور ارسا جو ہے اس کی 91 کی میٹنگ میں ہوا. اور اسی طرح پھر جب 99 سے 2006 تک اگین اٹ واز ڈارمنٹ, اٹ واز نیور کانسٹیٹیوٹڈ. پھر جب 2006 میں اس کی میٹنگ ہوئی تو باقاعدہ پرائیویٹیشن پروگرام اسی کونسل نے اپروو کیا ہوا. تو جو کاروائی اگر ہم پہلے دیکھیں اس کو جو پری ڈیولیوشن پیریڈ ہے تو اس میں اگر کونسل نے ڈیسیجن لی ہے تو بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجن بھی لیے ہیں. تو میری جو میں نے صرف انٹرپریٹیشن اس پہ آپ یو کین آلویز ڈسکس کہ اگر اس کو یہ کر دیا جائے تو ایک ریئیکشن ہوگا, جیسے میڈم سینیٹر کہہ رہی ہیں کہ جی صوبے ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہ پاور نہیں دی گئی ہیں, تو یہ بالکل ہی صوبے سینٹر اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہم اپنے سبجیکٹ صاحب کے پاس آ کے کیوں ڈسکس کریں. تو جہاں تک ڈسکشن اور ان پٹس کا ہے, اور ان پٹس اگر صحیح ہوں گے تو آبویسلی پالیسی بھی صحیح بنے گی, لا بھی صحیح بنے گا. اور تھوڑا سا میں یہ بتا دوں, مجھے ایگزیکٹلی اس وقت ڈیٹیلز تو نہیں پتا, لیکن جو میں نے ایک لسٹ لی تھی جہاں پہ یہ کیسز ڈسکس ہوئے ہیں, باقاعدہ ایک 23 دسمبر 2019 کی میٹنگ میں سی سی آئی نے کنسیڈر کی امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل 158 اینڈ 172(3). تو یہ ہوا ہے, مجھے اس کا ڈیسیجن کا نہیں پتا, لیکن جس وقت یہ ایون 18th امینڈمنٹ آ گئی تو جب پیٹرولیم کو کہتے تھے, حالانکہ پیٹرولیم کے منسٹر اس وقت نوید قمر صاحب تھے, اور ان کو ہم کہتے تھے کہ آپ سی سی آئی کی میٹنگ میں لے کے آئیں, کیونکہ یہ ایگزسٹنگ کنٹریکٹس کو جو ریوائز کرنا ہے تو آپ چونکہ پروونشل گورنمنٹس بھی شیئر ہولڈر ہیں اس کے اندر آپ کے ریسورسز کے, تو آپ یہ لے کے آئیں. اس وقت منسٹری آف پیٹرولیم کا بڑا انسسٹنس ہوتی تھی کہ یہ ایگزسٹنگ کنٹریکٹ جب تک ہیں اس وقت تک آپ نہیں دیکھ سکتے. تو چیزیں امپروو ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور انشاءاللہ ہوں گی. جو چیزیں آپ پہلے سوچ نہیں سکتے تھے اب ہو رہی ہیں ایسا ایسا. یہ میٹر بھی کنسیڈر ہوا ہے, دوبارہ کنسیڈر ہوگا, اور جب تک ظاہر صوبوں کی تسلی نہیں ہوتی, امپلیمنٹیشن پوری نہیں ہوتی آرٹیکل 172(3) کی, تو یہ میٹر ڈسکس ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صحیح. آپ نے میٹنگز کے بارے میں بتایا تو ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کی دلچسپی ہو سکتی ہے کہ اتفاق سے جب سے 73 سے لے کر 18ویں ترمیم تک اس کونسل کی کل 11 میٹنگز ہوئیں, جن میں سے ایک میٹنگ شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئی, ایک معین قریشی صاحب کے دور میں ہوئی, اور جو کہ نگران حکومت تھی 3 ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہوئیں, اور باقی پی ایم ایل این جب حکمران تھی میٹنگز ہوئیں. اور جو واٹر ریکارڈ ہے وہ بھی ایک کونسل کی کامیابیوں میں سے, اور ارسا کی تشکیل بھی کونسل کی کامیابیوں میں سے ایک ہے. 18ویں ترمیم کے بعد اب تک اس کی 31 میٹنگز ہوئی ہیں.
اور دستور کا تقاضا ہے کہ 90 دن میں کے بعد ایک میٹنگ ہونی چاہیے. بعض اوقات 90 دن کے بعد 9 مہینے گزر جاتے ہیں. سسی فلیجو صاحبہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 153, 154, 155 جو کونسل کے مینڈیٹ کو ڈیل کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ کونسل اپنی سالانہ رپورٹ دونوں ایوانوں, قومی اسمبلی اور سینٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے گی. میری اطلاع کے مطابق 7 رپورٹیں رکھی جا چکی ہیں. آخری 3 رپورٹیں کونسل کی پچھلی میٹنگ میں اپروو ہوئی ہیں. ایک دن ایجنڈا پہ آئیں کہ وہ پیش ہوں گی, لیکن اس دن اجلاس میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ پیش نہیں ہو سکی. کہا یہ جاتا ہے آپ کے رولز کے مطابق کہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. میں نے ہینسٹ دیکھا تو فقط ایک مثال ملی 2015 کے بعد کہ جب کونسل کی ایک رپورٹ پہ بحث ہوئی, ورنہ نہ قومی اسمبلی میں ہوئی نہ سینٹ میں ہوئی. تو آپ نہیں محسوس کرتی کہ ہمارے پارلیمانی اداروں کو بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے اس میں تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے؟ بڑا ہی پرٹیننٹ سوال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ NFC کی بھی جو رپورٹس آتی ہیں, سشمائی سیمائی ہم ہی پوائنٹ آف آرڈر پہ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں کہ یہ آنی چاہیے. جس سے لے ہوتی ہیں, جیسے الیکشن کمیشن میں ہوا, میں نے کہا میں کمیٹی میں لے کر آؤں گی. انہوں نے کہا نہیں میڈم ہمیں ٹائم دے دیں. میں نے کہا نہیں آئیں گی تو پھر ہم ڈیبیٹ کے لیے. انہوں نے کہا ڈیبیٹ میں نہیں آئیں گی. میں نے کہا ڈیبیٹ میں تو آنی چاہیے. خود ہماری پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی نے پہلی میٹنگ, سب سے پہلی الیکشن کمیشن لاسٹ الیکشنز میں RTS کے حوالے سے ہم نے وہ ایک کمپریہنسو ڈیٹیل ساری پارٹیز کو میں نے بلایا اور بٹھایا. الیکشن سے 2 مہینے پہلے ہم نے کہا یہ چیزیں ہیں, وہ بھی لے جس طریقے سے ہم چاہتے تھے. اب کچھ پارٹس ہمارے پاس ہیں, کچھ نہیں ہے. رضا ربانی صاحب سے جب بھی NFC کی لے ہوئی ہیں رپورٹس یا کاؤنسل, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں, ابھی ایز اے ممبر بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بالکل ڈسکشن ہونا چاہیے. ہم جب سینٹ سیکریٹریٹ میں بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس پر نیا پارلیمنٹری انسٹرومنٹ لے کر آئے ہیں, اس وقت نہیں ہو سکتی, پھر اب سیشن ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی تو پینڈیمک کی بات تھی, لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ مہینوں سیشن سینٹ کے اس کے خان صاحب, یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے نہیں کرائے. وہ تو آتے بھی نہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن میرا مطلب یہاں صرف تنقید کا نہیں ہے. نظراتی کاؤنسل کی جب آپ کی رپورٹس لے ہو سکتی ہیں اور اس پر ہم بحث بھی کرتے ہیں, اور اگر ہیومن رائٹ کمیشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا, وومن رائٹس کے حوالے سے جو کمیشن بنا ہوا ہے اسٹیٹس کے حوالے سے, اس کی بھی رپورٹ لے ہوتی ہے, ہم بحث میں آپ کو پتا ہے حصہ لیتے ہیں, بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور NFC کے حوالے سے جس دن یہ لے ہوئی تھی, اسی دن میں یاد ہے لاسٹ ٹائم میں اٹھ کر رضا صاحب سے صلاح لے کر میں ان کو کہا, سیکرٹری صاحب کو, کہ یہاں آج اس کو بحث ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ انسٹرومنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو بعد میں موشن موو کریں. تب تک تو بیچ میں بہت ساری اور چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن آپ کی بات صحیح ہے, ہونی چاہیے. صوبے جو ہے, ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنے معاملات جو لے کے جاتے ہیں تو وہی ڈسکس ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. سندھ حکومت الیکٹریسٹی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کا حصہ ہے, آپ کو پتا ہے. جو بھی چیزیں ایون سینسس کے حوالے سے ہم نے کہا, ہماری ڈیمانڈ تھی, آپ ریکارڈ دیکھ لیں, ہم نے کہا بھائی اس کو CCI میں آنا چاہیے. یہ یک طرفہ, کیونکہ میرا ہی موشن تھا جو کافی مہینوں تک کی ڈسکس ہوتا رہا کہ آپ کی جو بیورو ہے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بورڈ جو بنے ہوئے, صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے اس میں. آپ کے جو بیورو میں نہیں ہے, جیسے وابڈا میں نہیں ہے, پلاننگ کمیشن میں آپ کے نہیں ہے, جیسے ریگولیٹری اتھارٹیز میں نہیں ہے, جیسے تو یہ ساری چیزیں بارہا اٹھاتے رہے. یہ نہیں ہے کہ سینٹ نے نہیں ہے, ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اور آپ کی بات درست ہے کہ اس ضرورت کو ہم سمجھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم یاد دلانا ہمارا کام ہے. پیپلز پارٹی نے یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا 18 امینڈمنٹ میں. اگر ان کے شروع والے فیزز میں, کیونکہ ہم آپریشن بھی کر رہے تھے دہشت گردی کے خلاف, ہمارے ساتھ بہت سارے اور بھی پارٹیز تھی, بہت سارے مسائل تھے, لیکن ابھی جو چیزیں ہیں یہ تو خان صاحب کی حکومت کو ہمارا تھینک فل ہونا چاہیے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے یا پارٹس جو ہے ٹرانسفر ہوئے ہیں, اس میں ہم نے سموتھ رکھا. پہلی دفعہ پیپلز پارٹی نے 5 سال کی حکومت پوری کی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ صوبوں نے اب تک نیپرا کے ہو, آپ کے ارسا کے متعلق جو لائسنس دینا, جو ارسا کا ڈومین بھی نہیں تھا, جورسڈکشن بھی نہیں تھی, انہوں نے چشمہ جہلم لنک کے حوالے سے دوسرے حوالے جو دے دیے, وہ بھی معاملات اٹھائے. ہم نے پانی کے حوالے سے بھی اٹھائے. ہم انتظار کرتے رہے یہ میٹنگز کب بلاتے ہیں. میٹنگ کے ایجنڈا کبھی کبھار آپ کو پتا ہے کہ 20+ ایون 40 تک بھی وہ رکھ لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں, آئی ریسپیکٹ, ہماری کوئی ذاتی تو نہیں ہے, لیکن ان کو جو ان کی میرے خیال میں ایڈوائزرز کی جو ٹیم ہے, وہ شاید وہ اتنی وائز یا ویژنری یا وہ جو
जो कलेक्टिव विजडम में यकीन रखने वाली नहीं है, वो कहे उनको भाई ये जो भी एजेंडा पे आइटम्स है, इतने दिनों के बाद ये मीटिंग्स होती हैं, उसको पूरा वहां से चीफ मिनिस्टर सब आते हैं, वो बात करते हैं, वो बात रखते हैं। अभी भी जो मीटिंग हुई है अच्छी बात है, कोरोना वायरस पेंडेमिक से लेकर ओगरा की अमेंडमेंट जो है ऑर्डिनेंस के हवाले से, वो चश्मा केनाल में जो है लोअर चश्मा केनाल के हवाले से पंजाब की तरफ से था कुछ, वो उस हवाले से HSC के हवाले से LNG इंपोर्ट के हवाले से चीजें आई और आपने देखा, और उसमें सूबों का इनपुट है। आखिरी चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये पेट्रोलियम की जो बात आई, यकीन कीजिए अभी भी लास्ट वीक मेरा मोशन था मेरा शहरी साहबा का, तो उसमें उमर अयूब साहब ने साफ तौर पे कह दिया कि 158 को, यानी उन्होंने एक तरह से कहा कि इस पे भी हम CCI में एक कमेटी माहिरीन की बनाएंगे। उसको सारा ये पेपर्स और कॉन्स्टिट्यूशन लेकर मैंने वाजे किया कि ये जो है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के मूजिब, इसी CCI के मूजिब, फेडरल लेजिस्लेटिव रूल के मूजिब आपने ये चीजें करनी है। आप अभी भी बिजली गैस और चीजों में सूबों को महरूम रख रहे हैं और कटौती भी वहीं से कर रहे हैं। He didn't have any answer. He was just, तो ब्लेम गेम में हम चले जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रोविजंस बने हुए हैं। अभी नहीं है तो उसमें जहां जहां सूबों की नुमाइंदगी नहीं है, जहां क्योंकि एक अम्ब्रेला, एक कवर तो मिल गया 18th अमेंडमेंट का, लेकिन नीचे अभी आपको पता है कि कानून साजी होनी है बाकी, और उसमें वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन मसला ये जहां ग्रे एरियाज आ रहे हैं वो ये अभी तक जो है, आपने बिल्कुल सही बात की कि बहुत काम करने की गुंजाइश है, और पार्लियामेंट का हम खुश आमदेद कहेंगे एहसन इकबाल साहब को। सर वेलकम, लेकिन शायद आपके कैमरे का रुख टेढ़ा है, और आप अगर इसको, जी बिल्कुल, आपका नाम इस ऑनलाइन सेमिनार में आईफोन आ रहा है, जो कि हम अभी चाहेंगे कि आप अपनी गुफ्तगू कर लें, उसके बाद आप चेंज कीजिएगा। हमने अभी तक हमारे साथ सेनेटर ससी पलेजो साहिबा हैं, अहमद महमूद जाहिद साहब हैं जो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन के भी सेक्रेटरी थे, काउंसिल के भी सेक्रेटरी थे, और IPC के भी फेडरल सेक्रेटरी थे। आप कमेटी का भी हिस्सा थे जिसने 18वीं तरमीम तहरीर की। आप बाद में CCI के इजलासों में भी शरीक रहे बतौर मेंबर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अहमियत क्या है, इसका जो रोल बनता है पाकिस्तान के वफाक को मजबूत करने में, वो रोल हम क्यों नहीं अदा कर पाए। जनाब प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। देखिए, पहली बात तो कहूँगा कि 18वीं तरमीम हमारे आईनी तारीख में एक बहुत बड़ा संग मील है, क्योंकि इसके ज़रिए हमने 60-65 साल से जो एक हल तलब मसला था कि सूबाई खुद मुख्तारी के क्या कॉन्टूर्स होंगे, उसे कौमी इत्तफाक राय के साथ हल किया। और ये वही मसला है कि जिसके हल ना होने की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान भी हमसे जुदा हो गया। तो 18वीं तरमीम ने दो ख्याल है एक हमारे जो जनरल ज़ियाउल के ज़माने में तरमीम डाली गई थी, इसमें आमेज़श की गई थी सदारती निज़ाम की, वो ख़त्म की, और दूसरे सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल किया। और इसी तनाजुर में जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसका एक बड़ा अहम किरदार हो गया कि वो अब वफाक और सूबों के दरमियान तमाम मामलात के अंदर एक राब्ते का फोरम है, जिसमें जो सूबाई दायरे कार के मामलात हैं और जो सूबों के वफाक से मुतालिक अगर कोई रंजिश है या कोई मामला है, उसको वहाँ पर इत्तफाक राय से हल किया जा सकता है। मेरे नज़दीक डेवोल्यूशन में जो एक कमी रही, जब हमने सूबों को इख्तियारात दिए, तो इब्तदा में ये तसव्वुर कर लिया गया कि अगर कोई चीज़ डिवॉल्व हो गई है तो मरकज़ का उससे कोई लेना देना नहीं, और बस मरकज़ ने हाथ झाड़े और सूबों को फेंक दिया। मैं समझता हूँ, और जो हमारी भी सोच थी, कि अगर एक इशू डिवॉल्व हो गया है तो कम से कम मरकज़ एक जिम्मेदारी को डिवॉल्व नहीं कर सकता, वो ये है कि सूबों के साथ उन मसाइल के ऊपर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो जो आपके कौमी अहदाफ हैं वो आप कभी हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि एनुअल डेवलपमेंट प्लान बनता है या आपका सालाना बजट बनता है, उसमें जो भी आप ग्रोथ रेट रखेंगे उसमें एग्रीकल्चर का एक बहुत अहम कंपोनेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी मईशत की बैकबोन है।
लेकिन एग्रीकल्चर सारी की सारी सूबों के पास है, वो तो सूबाई मामला है। अब अगर आपने कौमी तरक्की के लिए और कौमी ग्रोथ के लिए एक टारगेट रखा है एग्रीकल्चर का, लेकिन आप उसमें आपको पता नहीं हो क्या रहा है और हर जगह एक ब्लैक बॉक्स है सूबों का जहां वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी कौमी तरक्की को मरबूत नहीं कर सकते। लिहाजा ज़रूरी है कि कोई एक ऐसी स्पेस क्रिएट करें कि जहां पर सूबे उन कौमी अहदाफ के साथ अपनी सलाहियत को हम आहंग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करें। इसी तरह एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये सूबों का मामला है। अब इस वक्त अमलन सूरत ये थी जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में आया कि हर सूबा एक आइलैंड है। एक सूबे की चोरी की गाड़ी जिस वक्त दूसरे सूबे में दाखिल होती है तो वो मास्क हो जाती है, उधर की पुलिस को नहीं पता कि ये गाड़ी चोरी के जरिए आई है और उनके पास डेटा नहीं है। एक मुजरिम एक सूबे से दूसरे सूबे में आता है तो उनके पास क्रिमिनल्स की डेटाबेस तक एक्सेस नहीं है और वो मास्क हो जाता है फॉरेन क्रिमिनल। दहशतगर्द इसी तरह दूसरे सूबे में जाके मास्क हो जाता है। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं वो एक कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म बनाएं जिससे वो अपनी डेटाबेसेस पूल करें, ताकि जो एक कौमी सतह पे हमारी क्राइम के खिलाफ या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें हर सूबे को रसाई हासिल हो दूसरे सूबों की डेटाबेस तक भी, जिससे वो अपने सूबों में अगर कोई मफरूर होकर आता है उसकी सकूबी कर सकें या उससे होशियार रहें। इसी तरह जो और कई शोबे हैं कि जिनके अंदर अगर आप आपस में बाहमी राब्ता नहीं रखेंगे तो आपकी कौमी सलाहियत बहुत मुतासर हो सकती है। अब जर्मनी के अंदर जहाँ पर बहुत डेवोल्यूशन है, उन्होंने इसका हल ये निकाला कि इंटर स्टेट प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के कमेटी बनाई और उसके मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट कैपिटल के अंदर बनाए हैं। और इसी तरह का एक तजुर्बा हमने जब हम हुकूमत में आए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी, तो प्लानिंग को ये काम दिया गया था कि वो फोकल मिनिस्ट्री हो एजुकेशन की। तो मैंने इब्तदा में एक इंटर प्रोविंस एजुकेशन मिनिस्टर्स कमेटी कायम की और फिर जब हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को बहाल किया तो उसको फोकल पॉइंट बनाया जहाँ पर हर क्वार्टरली तमाम सूबों के वज़राए तालीम मिलकर आपस में बैठ के इत्तफाक़ राय से फैसले करते थे और बहुत सारी चीज़ें मरबूत अंदाज में आगे बढ़ने लग गईं। इसी तरह हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जो होम मिनिस्टर्स हैं उनकी एक कमेटी बनाई और चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया ताकि कोऑर्डिनेशन के ज़रिए हम कौमी सतह पर जो हमारे अहदाफ हैं उन्हें हासिल कर सकें और सूबों की सलाहियत भी एक दूसरे के साथ वो शेयर करें और एक दूसरे से सीख सकें। तो ये जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़म्स हैं, मैं समझता हूँ कि CCI की छतरी के नीचे हमें हर उस वजारत के लिए जो डिवॉल्व हो गई है इंटर प्रोविंस मिनिस्टर्स कमेटी कायम करनी चाहिए ताकि वहाँ पर हम इस बात को यकीनी बनाएं कि एहसन इकबाल साहब, इसमें जो आपने 18वीं तरमीम में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 जो कि काउंसिल का मैंडेट है उसमें एंट्री 13 डाली थी जिसका उन्वान है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसको आप क्यों काउंसिल क्यों नहीं एड्रेस कर पाई और एग्जीक्यूटिव को दूसरे मैकेनिज्म्स इन्वोक करना पड़े? जैसे मैंने कहा ना कि ये जो CCI है उसी की अम्ब्रेला के नीचे है, ये सारे मैकेनिज्म्स हमें डिवाइस करने की ज़रूरत है। और अगर हम ये उस CCI के तहत ही अम्ब्रेला के तहत ये इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटीज़ बना लें, क्योंकि देखिए वो CCI में तो वज़ीर आला आके बैठते हैं और आप उसको ओवरलोड कर देंगे अगर हर शोबे की चीज़ें वहाँ पर ही आके पार्क होंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई ऐसा काम है जो सूबाई वज़रा की सत्ता से निकल जाता है, वहाँ इत्तफाक़ राय नहीं हो सकता, फिर वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स की सतह पर आ सकता है। लेकिन जो रोज़मर्रा के मामलात हैं जो कि कोऑर्डिनेशन दरकार करते हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं अगर CCI इनेबल करे इस किस्म के मैकेनिज़्म को जो वजारतों के अंदर सूबों के साथ मिलकर बनाए जाएं, और अगर कोई चीज़ उससे नहीं हो सकती तो वो फिर CCI में वज़ीर आला और प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्टली हम अहमद महमूद जाहिद साहब के पास जाते हैं
ہم نے تو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی پوری منسٹری بنا رکھی ہے. آپ کو اس کا سیکریٹری کے طور پہ سرو کرنے کا موقع ملا, تو وہ اس کے کردار کو بڑی مختصراً روشنی, اور دوسرا دستور کا تقاضا ہے کہ سی سی آئی کا اپنا سیکریٹریٹ ہونا چاہیے. یہ سیکریٹریٹ نہیں بن سکا. ظفر صاحب تھوڑا سا اگر ہم, جیسے پروفیسر حسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی یہاں پہ کوآرڈینیشن کو ہونا چاہیے, بیسیکلی جو ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا 1973 سے لے کے 210 تک, کہ یہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے آپ کو جیسے حاکم بنایا ہوا تھا اور صوبوں کو محکوم بنایا ہوا تھا. یہ ایکچولی ورکنگ کا سٹائل تھا کہ ادھر سے لوگوں کو بلایا جاتا تھا, پالیسی دے دی جاتی تھی کہ جا کے آپ نے یہ کرنا ہے. اب اگر ایجوکیشن کی مثال لے لیں, میں پروفیسر صاحب کو ان چیزوں پہ تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ نے لٹریسی ریٹ بڑھانا ہے تو کیا ڈراپ آؤٹس کم کر کے کرنا ہے, اسکول بڑھا کے کرنا ہے, یا ٹیچر اچھے رکھ کے کرنا ہے. ہر صوبے کی اپنی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں جس کو کرنا ہے, اور وہ اپنی اس کی بہتر پلاننگ کر سکتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ جس ہم نے بالکل ہاتھ جھاڑ دیے, ہاتھ اس لیے جھاڑ دیے تھے اگر وہ منسٹری رہتی, یہ بڑا پرپوز ہوتا رہا کہ ان منسٹریز کے منیچر رکھ لیں. تو جو میں نے ہم نے دیکھا اپنی سروس میں 35 سال سروس میں, کہ جب آپ ایک منیچر بنا دیتے ہیں تو خود ہی بعد میں ایک بہت بڑا جن بن جاتا ہے اور ہر چیز وہ لے لیتا ہے. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ یہ بالکل ہم اس کو چھوڑ دیں, اور ایون ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ ہر کوئی اپنا ڈیولپمنٹ پلان بنائے گا اور اوپر لا کے ان کو کوآرڈینیشن کی جائے گی. یعنی بجائے اپ سائڈ ڈاؤن کے فرام ڈاؤن ٹو اپ لایا جائے گا اس کو, اور پلاننگ بھی کی جائے گی. اور اسی طرح فارن اسسٹنس وغیرہ اس کا بھی یہی ہوگا کہ جب وہ نیگوشیٹ کی جائے گی, وہ اپنے پلان وغیرہ لے کے آئیں گے اور صوبے یہ سارا کچھ کریں گے. جہاں تک کیپیسٹی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جی کیپیسٹی نہیں تھی صوبوں میں, جس وقت ریولیوشن ہوئی ہے ہر صوبے کو چیف سیکرٹری بلا کے, ان کے سیکرٹری کنسرن بلا کے ان کی کیپیسٹی چیک کی جاتی تھی کہ جی کیپیسٹی ہے, اور وہ ایگری کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں وہاں فائنانس سیکرٹری بھی رہا ہوں 3 سال, ایون وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ تھا موجود, وومن ڈیولپمنٹ بھی تھا, ٹوریزم بھی تھا, اسپورٹس کا بھی تھا, نیم اینی ڈپارٹمنٹ وچ دے ڈنٹ ہیو. تو یہ سارا کچھ یہی تھا کہ صوبے کر سکتے ہیں, کریں گے. اور یہ بیسیکلی ہمارے ہاں سے یہ ہوتا تھا زیادہ کہ they don't have the capacity. They had been saying that we have the capacity, we can handle that. پھر جہاں تک کوآرڈینیشن کی بات ہے, رولز آف بزنس میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوگی, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے انڈر دی چیئرمین شپ آف آئی پی سی منسٹر, وہ اویلیبل ہے. وہ کسی بھی فیلڈ میں, اگر ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, اسپورٹس میں, کسی جگہ بھی کرنا چاہے تو وہ وہاں پہ بھی جایا جا سکتا ہے, اور اس کی میٹنگ بھی ہوتی ہیں. ابھی بھی لاسٹ ٹائم میرا خیال میں 2 سال پہلے سیکریٹریٹ کیوں نہیں بن سکا سی سی آئی کا؟ سیکریٹریٹ کا آئی ایگری کا یہ ورڈ لکھا ہوا ہے کہ پرماننٹ سیکریٹریٹ ہوگا, اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ جس وقت ظاہر اگر یہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی, کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, ڈپارٹمنٹ پڑی ہوئی ہے, تو وہاں پہ صرف کیبنٹ ڈویژن کے رولز آف بزنس میں جو چیزیں الوکیٹ ہوئی ہیں, وہاں پہ ان کا تھا کیبنٹ کمیٹی, سی سی آئی, انٹر پروونشل کانفرنس. اور جتنی پہلے میٹنگز ہوئیں, 3-4 میٹنگز ہوئیں 91 تک جو میٹنگز ہوئیں 3, وہ آئی پی سی کے رولز کے تحت انہوں نے کروا ڈالی. انٹر پروونشل کانفرنس جس کا ذکر بھی نہیں ہے نہ 62 کے کانسٹیٹیوشن میں, نہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں, لیکن رولز آف بزنس میں غلطی سے کہ لکھا ہوا تھا کہ انٹر پروونشل کانفرنس ہوگی, تو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے رولز کے تحت ہی وہ کروا دی. سیکریٹریٹ کا جس وقت یہ ہوا جب رولز بنائے جا رہے تھے, اب ڈیپینڈ کرتا ہے, دیکھیں جی ورڈ اسپرٹ کی حد تک آئی ایگری کہ جی پرماننٹ سیکریٹری لکھا ہوا ہے دستور کے اندر, جب دستور کے اندر لکھا ہوا تو دیر از نو اسکوپ کرنا چاہیے. لیکن امیڈیٹلی یہ بھی تھا کہ جی ایک سیکریٹری جے ایس 3-4 بنائے, اور ساتھ وہ چونکہ کام چل رہا تھا امپلیمنٹیشن کمیشن کا بھی, تو سی سی آئی کا یہی تھا کہ جی ابھی بہت زیادہ کام نہیں ہے. اور پہلے تو پریکٹس یہی تھی کہ بالکل ڈارمنٹ ہوتی تھی, کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا, تو آہستہ آہستہ اگر ضرورت پڑے گی تو بنا لیں گے. اب جو رولز کے اندر لکھا ہوا ہے وہ باقاعدہ لکھا ہوا کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ڈویژن شیل بی دی سیکریٹریٹ آف دی کونسل آف کامن انٹرسٹ. اس پہ اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ حال ہی میں وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ علیحدہ سیکریٹریٹ بنایا جائے. لیکن بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سسی پلیجو صاحبہ, آپ نے صوبائی سطح پہ بھی منتخب اداروں میں کردار ادا کیا,
हाउस ऑफ फेडरेशन में भी दिया। आप कर रही हैं अभी किरदार अदा। दस्तूर कहता है कि अगर सूबों की बात नहीं सुनी जा रही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, ये आपके आइन का आर्टिकल है 154, उस इशू को ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का डिसीजन काउंसिल पे बाइंडिंग होगा, या काउंसिल के किसी फैसले पे इतराज हो किसी सूबे को या वफाक को, ये भी लाया जा सकता है। आज तक ऐसा कोई, हम तो सुनते हैं इतने तजादात हैं, लेकिन कोई ऐसा सवाल ज्वाइंट सिटिंग को क्यों रेफर नहीं हुआ। और दूसरा, मैं गिन रहा था कि हम सूबे मुतालबा बहुत करते हैं, लेकिन 7 सालों की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि सूबाई समरियों की तादाद सिर्फ 7 थी, और अगरचे उनमें से ज्यादातर में सूबाई नुक्ता नजर प्रिवेल किया, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहली सूबाई समरी थी पंजाब की तरफ से जो प्रिवेल की सीसीआई में। तो ये सिर्फ इस्लामाबाद को क्रिटिसाइज करने की बजाय हमें वो मुतहरिक सूबे भी तो नजर नहीं आते। आपका क्या नुक्ता नजर? नहीं, एज फार एज सिंध इज कंसर्न, आई वुड से कि सिंध मुतहरिक रहा है, और उसमें 12 सेनेट में ही सिंध की तरफ से लिखे हुए खतूत हम पेश करते रहे हैं। जब जब ट्रेजरी बेंचेस से ये बात आई कि भाई आपने तो बात उठाई नहीं, जिस पर बात आई। मुझे याद है 2 साल पहले रेगुलेटरी अथॉरिटीज को उन्होंने, जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 का हिस्सा है, उनको निकालकर उन्होंने मिनिस्ट्रीज के नीचे, और आपसे भी उस पर मेरी काफ़ी बातचीत हुई जब मैं एपिप्स के ऑफिस आई थी, तो हमने उस पर किया, और हमने सेनेट में भी बड़ा एहतजाज किया। तो फिर ज्वाइंट सिटिंग एक स्टैंडिंग कमेटीज की, जो एक डेवोल्यूशन कमेटी वो फंक्शनल है, आपको पता है, और जो इंटर प्रोविंशियल है वो है स्टैंडिंग कमेटी है। तो रजा साहब उस वक्त थे चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा आप ये मामला हल करें कि मिनिस्ट्रीज के नीचे इसको, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, बॉडीज को जो है आप कैसे, तो वहाँ रेजोल्यूशन लेकर आए कि ये नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ परमानेंट सेक्रेटरी की फिर से बात आई, चूंकि आजम सवाती, हमारा भी था रेजोल्यूशन, लेकिन फिर आजम सवाती साहब ही लेकर आए थे, हमने उस सपोर्ट किया, जो अब वो बात करते ही नहीं है कि भाई परमानेंट सेक्रेटरी। तो हमने रोटेशन वाइज भी, क्योंकि वो फिर से बात वही आई कि जो इंटरप्रोविंशियल जो मसाइल है या कमेटी है, वो काउंसिल है, वो मामला जो है आईपीसी के डायरेक्ट अंडर में आप रखेंगे, और उसकी सेक्रेटरीट को भी वो हेड करेंगे। भाई तो फिर आपके फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 के जो सीसीआई के हवाले से वो रूह और बात, वो जो विजन तक खत्म हो जाते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में ये जो बात है कि भाई मसाइल आएंगे तो इंटर प्रोविंशियल मैटर्स और कोऑर्डिनेशन भी इसका हिस्सा है, और ये 13 नंबर पर है। ये आप सही थे, एंड उसमें बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन क्या सेंसस की जब बात आई, क्या इलेक्ट्रिसिटी की बात आई, नेपरा की बात आई, जब मामला अड़ गए या आगे नहीं जा पा रहे थे, तो इस हवाले से आईपीसी की मिनिस्ट्री में जो परसों भी मीटिंग हुई डेवोल्यूशन में, जहाँ मिनिस्टर साहबा इस वक्त उस दिन भी नहीं आई, वो हॉकी और क्रिकेट के अलावा कोई बात ही उनके पास नहीं है, और उसमें मामलात इतने अहम थे। मैं किसी पे पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं करती है, मैंने पहले भी कहा मैं पर्सनल कैपेसिटी में रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जब रूल्स और रेगुलेशंस की बात है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की इसकी बात है, तो आपको आकर बताना चाहिए था। और वो मुसलसल पता नहीं कौन सी मीटिंग थी, उसमें वो नहीं थी। और मैंने फिर ये कहा कि आईपीसी जिसका इतना बड़ा रोल है, और उसमें आपके हर चीज वो इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड, क्योंकि इंटर प्रोविंशियल, बाकी जो बात है इंटर प्रोविंशियल कमेटी और कॉन्फ्रेंस की, मैं बिल्कुल इस पे एग्री करती हूँ कि वो 1947 के बाद जो है मामला, जो इंटर गवर्नमेंटल जो आपको पता है प्रोसीजर जिस तरीके से, तो उस हवाले से उस अम्ब्रेला के तहत। लेकिन 1973 के बाद चूंकि ये चीज आइन का बाकायदा हिस्सा हो गया इंटर प्रोविंशियल के और ये सीसीआई के हवाले से, और फिर आपके 18th अमेंडमेंट के बाद तो वाज़ेह एक चीजें हो गई, एजुकेशन से लेकर हर चीजें। मैं इस राय की हूँ, बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं और बहुत सारी साइटेशन और हम रेफर कर सकते हैं, लेकिन असल चीज जो मैं समझती हूँ एज अ पार्लियामेंटेरियन, हम जूनियर हैं, काफी सारे लोगों से अभी भी सीख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस और लॉ के स्टूडेंट के, मैं ये कहना चाहूंगी कि आइन में काफी कुछ है और 18th अमेंडमेंट ने काफी कुछ दे दिया है। उसमें अब बलूचिस्तान से लेकर सिंध में हमें सूबों को बिल्कुल काम करना होगा, लेकिन उसके बाद ये कहना कि और कमेटी पे कमेटी बनाई जाए, फिर ये
कहना कि इसको अभी भी इसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत मैं नहीं समझती, और डबल मिनिस्ट्रीज जो बनाई गई है, खान साहब आपको याद होगा इस हवाले से भी पिप्स में आई थी, आपने गिनी थी मिनिस्ट्रीज कि अभी जो है वो 40+ में जा रही हैं, और डबल जो प्रोविंस में है मिनिस्ट्रीज उसके बाद यहाँ भी है, उनके सेक्रेटरीट हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उनका खर्च जितना आता है, और वो छोटे सूबों के एनएफसी उसमें से कटौती हो जाती है, या उनके बाबुओं पर जितना खर्च हो रहा है, मैं सबकी बात नहीं करती, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, जैसे सारे पॉलिटिशियन भी एक तरह के नहीं होते, लेकिन जो आपके आइन में एक चीज वाज़ेह की गई है और उसमें एम्बिग्युइटी भी नहीं है कोई, तो कम से कम उस पर तो अमल होना चाहिए, बिल्कुल उस पे अमल होना चाहिए। हमने अपने सुनने वालों से वादा किया था, देखने वालों से, कि हम 4:45 पे अपना ऑनलाइन सेमिनार ख़त्म करेंगे, लेकिन क्योंकि हमें एहसन इकबाल साहब ने लेट ज्वाइन किया तो मैं 10 मिनट हम इस सेमिनार को एक्सटेंड करते हैं। एहसन इकबाल साहब, आप बताइए कि सब्जेक्ट्स और वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन हमने देखा कि जब भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है, बावजूद इसके कि सियासत में तजादात चल रहे हों, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं और उनकी वजीर आजम साहब के साथ एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। 18वीं तरमीम के बाद मेरे पास हर CCI की मीटिंग की एक बड़ी यादगार तस्वीर है कि बाहर धरना हो रहा था, लेकिन परवेज खटक साहब मीटिंग में आते थे। एक जो कम्युनिकेशन कल्चर चाहिए हमें वफाक के अंदर, उसमें इस काउंसिल का क्या रोल है और वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, वो सूबों का भी रोल है, लेकिन मरकजी हुकूमत का भी बड़ा किरदार होता है। आप ये देखिए कि बदकिस्मती से जो आजकल हमें क्राइसिस का सामना है कि हर क्राइसिस में वफाकी हुकूमत सूबों के साथ लड़ाई मोल ले लेती है। अगर आपने कोरोना की वबा देखी तो वफाक और सिंध के अंदर बदतरीन माजर आई थी। अब कराची की आबादकारी का मसला है, उसमें बजाय ये कि एक सेंस ऑफ क्राइसिस हो, आप मिलकर बैठें और सब स्टेक होल्डर्स के साथ एक सलाहियत होनी चाहिए, और आप देख रहे हैं कि उल्टा वहाँ पर एक मोर्चा जन है, सूबा अलहदा है, वफाक अलहदा है, और वफाकी हुकूमत जो है वो सूबे पे इल्ज़ामात लगा रही है। हमारे दौर में हमने कई क्राइसिस का सामना किया। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, उसके बाद सबको बिठा के वो लीडरशिप जो कंटेनर पे चढ़ी हुई थी उसके साथ भी बैठ के नेशनल एक्शन प्लान बनाया। इसी तरह परवेज खटक साहब हर दूसरे रोज़ कंटेनर से मुग़ल्लज़ात बोलते थे, लेकिन हमारे हर फोरम में उनको इज़्ज़त के साथ बिठाया जाता था। हम उनकी उस शनाख्त को नहीं देखते थे कि वो बाहर क्या कर रहे हैं, हम उन्हें सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से इज़्ज़त देते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ हमारे इख्तलाफात भी रहे, लेकिन जब CPAC के अंदर थर की तरक्की की बात आई तो आपने देखा कि वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत ने मिल के काम किया, और आज उसका नतीजा है कि थर में जो कोयला दफन था 72 साल को उसको निकाला नहीं जा सकता था, वो एक हकीकत बन गया, क्योंकि सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत खुले दिल के साथ पार्टनरशिप की, और हमने CPAC के अंडर उसके लिए फाइनेंसिंग अरेंज की, तो वो एक इतनी बड़ी पाकिस्तान के लिए कामयाबी बन गई। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कल्चर के आपने एक दूसरे को कबूल करना है। डेवोल्यूशन कभी भी इंक्लूसिव गवर्नेंस के बगैर नहीं कामयाब हो सकती, चूँकि जब भी आप डिवॉल्व करेंगे उसमें मुख्तलिफ जमातें आएंगी, मुख्तलिफ अपोजिशन की भी हुकूमतें होंगी, और अगर आप में ये सलाहियत नहीं है कि आप अपनी मुखालिफ के साथ भी बैठ के कॉमन मकासद पे काम कर सकें, तो फिर डेवोल्यूशन कामयाब नहीं हो सकती। और अब आखिर में मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अब हमने 2 चीज़ों पे बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। एक तो ये है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो डिवोल्यूशन हो गई है उसको कामयाब करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़म्स बनाने हैं, और वो स्पेसेस क्रिएट करनी है। ना सिर्फ वो कोऑर्डिनेशन करें बल्कि वो एक्सपीरियंस शेयरिंग करें सूबों के दरमियान, ताकि सूबों के अंदर एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पैदा हो कि तालीम के अंदर फलाना सूबा ये तजुर्बे कर रहा है तो मैं क्यों पीछे रह गया हूँ। वो वहाँ पर आके एक दूसरे से शेयर करें और एक दूसरे से सीखें भी और एक दूसरे से कम्पीट भी करें। लेकिन जितनी डेवोल्यूशन हो गई है जफरुल्लाह साहब, ये काम नहीं करेगी। पहले ये था कि वफाक पर इल्ज़ाम होता था कि वफाक इज टॉप हैवी और वो अपना लोड शेड करे। वफाक ने अपना लोड शेड कर दिया है, मगर बदकिस्मती से अब सूबे टॉप हैवी हो गए हैं। सूबों ने वो लोड
लोकल गवर्नमेंट्स तक या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तक शेड नहीं किया। अब जो डेवोल्यूशन स्कीम को कामयाब करने का असल मरला है, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमारे शहर फैल रहे हैं, हमारे देहात के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, सिविक एमेनिटीज के क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, जब तक हम अब लोकल गवर्नमेंट को भी अपने जमहूरी निज़ाम का एक मुस्तकिल पायदार हिस्सा नहीं बनाएंगे और वहाँ पे एक चार्टर नहीं बनाएंगे कि लोकल गवर्नमेंट्स के क्या इख्तियारात होंगे, वो कैसे मौसर तौर पे काम कर सकती हैं। जैसे पहले सूबे वफाक से शिकायत करते थे, आज मुकामी हुकूमतें वही शिकायत सूबाई हुकूमतों से कर रही हैं कि ये हमारे पास इख्तियारात नहीं आने देते, ये हर चीज़ सूबाई मरकज से बैठ के चलाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये अगला फ्रंटियर है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। सेनेटर शशि पलेजो साहिबा, आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा? मेरा वे फॉरवर्ड बहुत ही 2+2 4 वाले फार्मूले पे जिंदगी में मैं यकीन नहीं रखती। हर चीज 2+2 4 नहीं होती, लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज, कोई भी चीज रॉकेट साइंस नहीं है। हर चीज जो वे फॉरवर्ड उसमें मौजूद है। बात ये है कोऑर्डिनेशन, लेकिन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कोई भी ये चीज के ना सूबों को आप डिक्टेट कराने की उसमें कर और कहें कि नुमाइंदगी रेगुलेटरी बॉडीज में भी नहीं होगी, नुमाइंदगी प्लानिंग कमीशन में भी नहीं होगी, यानी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन मेकिंग में जो ओवर सेंट्रलाइज वही सिस्टम रहेगा। बाकी जो छोटी छोटी चीजों में वो आप कहेंगे हाँ ये तो फिर संघ का बंदा कर सकता है। ये बाकी जो है जब बड़ी आप आते हैं डिसीजन मेकिंग, वो कहते हैं इनमें तो एहलियत ही नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा में एहलियत ही नहीं है, सिंध में नहीं है। ये बात नहीं है। जब एहलियत की बात आती है तो हमने देखा है कि जिन सूबों पर ये उंगली उठाई जाती है उन्होंने आइन भी दिया है, उन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम भी दिया है, दूसरी चीजें भी दी है। बात यह है कॉन्स्टिट्यूशन पर मनोअन लेटर स्पिरिट में उस पर इम्प्लीमेंटेशन और उसको ज्यादा जो है उसकी एम्बिग्युइटी क्या है, मेरे ख्याल में उसकी इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत है। हर चीज लिखी हुई है, लेकिन दिल, मेरे का ना विल और दिल होना चाहिए ना वो वफाक के पास। हम उम्मीद करते हैं फेडरेशन को मजबूत करना है। पॉइंट वेल टेकन। अहमद महमूद जाहिद साहब, आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा? मैं तो ये कह रहा हूँ चीजें वक्त के साथ इम्प्रूव कर रही हैं और करेंगी। जैसे हसन इकबाल साहब ने कहा, व्हेन इट कम्स टू रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस, then federation has to have a bigger heart and has to take the provinces along, and when it comes to local bodies, then provincial government should have same big heart and take them along. सही, आपने बहुत अच्छा एंडोर्स भी किया। और जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा था कि 18वीं तरमीम की रूह डाइवोर्स की स्पिरिट में नहीं थी। इस्लामाबाद ने सूबों को डाइवोर्स कर दिया है या वाइस वर्सा। हमें मालूम है कि जनरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स का लॉ भी आया और इनोवेटिव स्पेसेस मौजूद हैं जिनको हम यूज करें तो शायद हमारा फेडरलिज्म पार्टिसिपेटरी बन सकता है, हार्मोनाइज्ड बन सकता है। और मसलन हमें कम्युनिकेशन वेक्टर्स को मजबूत करना है और सूबों को भी प्रोएक्टिव होना है, वफाक को भी उन्हें हैंड होल्डिंग करनी है। और तभी मुकालमे के बाद, एहसन इकबाल साहब ने जर्मनी की मिसाल दी थी। मैं बाज़-औक़ात एक वाक़या सुनाना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त आए, वो बड़े खुश हुए देख के कि सिंध हाउस लिखा हुआ है, पंजाब हाउस लिखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, ये गेस्ट हाउसेज हैं, ये सूबाई हुकूमतों के सेक्रेटेरिएट नहीं है। जर्मनी में जो हमारी होस्ट फाउंडेशन है वो गवाही देंगे कि वहाँ लैंडर्स के जो ऑफिसेज हैं बर्लिन में, वो निगोशिएट करते हैं डेली बुनियादों पे। और वफाकियत का फूल तभी खुशबू देगा अगर एक मुकालमा रहे, निगोशिएट करें और बेस्ट इंटरेस्ट अपने लोगों के हक में निगोशिएट करें। मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का, सेनेटर शशि पलेजो साहिबा का और अहमद महमूद जाहिद साहब का, और फ्लोर पेश करूंगा हैंस आइडल फाउंडेशन के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर स्टीफन कोरेला को कि वो शुक्रिया अदा करें। Kindly you can extend your vote of thanks. Thank you very much. Thank you for this lively discussion. I will make sure to get a recording of it and get it translated into English. So kind. और इसके साथ ही हम आज के इस ऑनलाइन सेमिनार का जो सीरीज है, हम अगले सेमिनार के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद है जो आज गुफ्तगू हुई उसे आपको इस इशू को, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के किरदार को
اور کیا کردار بنانا چاہیے وہ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ اور ہم آن لائن سیمینار کے کنکلوژن کا اعلان کرتے ہیں. بہت شکریہ.